तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लैंस। तो यही पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। कल हमने पढ़ा था इंडियन जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको एक बार ग्लैंस की उसके एक ऊपर नज़र डाली थी उसके ऊपर। तो आज हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे डालने वाले हैं नज़र की भी कौन सा आर्टिकल क्या कुछ बताता है। तो उसके बारे में करते हैं शुरू आज का लेक्चर। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या कुछ दिया गया था, तो उसके क्या कुछ कंस्टिट्यूएंट थे, क्या कुछ पार्ट थे, उसमें बता लेते हैं। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था 1949 में, जिसको अडॉप्ट किया गया था, उसमें एक तो प्रीएम्बल था 395, उसमें आर्टिकल्स थे 22 पार्ट थे 8 शेड्यूल थे। और जो अभी है प्रेजेंटली 2020 में, उसमें प्रीएम्बल है 465 आर्टिकल हैं, 25 उसके पार्ट हैं और 12 क्या है शेड्यूल्स हैं। तो इसमें देख लेते हैं जो मतलब पार्ट्स वगैरह क्या कुछ है, कौन से पार्ट में क्या कुछ दिया गया है, कितने आर्टिकल्स कवर किए गए हैं। तो जो पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर क्या है और आर्टिकल्स क्या क्या दिए गए हैं, सब तो सभी पार्ट्स का हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ब्रीफ में एक बार देखेंगे, समरी देखेंगे, और उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको बाद में हम पूरी तरह से एक एक करके जो एक एक आर्टिकल है उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमने ये जो लेक्चर है, हम जो ये पूरी सीरीज लेकर आए हैं पॉलिटिक की, तो ये हम एम लक्ष्मीकांत से कवर कर रहे हैं। तो आपको एम लक्ष्मीकांत से ऊपर जो एम लक्ष्मीकांत है उसको कहते हैं, जो इंडियन पॉलिटी है उसकी बाइबल कहते हैं एक तरह से। तो उससे बाहर से कुछ नहीं आता है। तो हमने उसके आपके लिए उसी से जो लेक्चर्स वगैरह हमने बनाए हैं अपने। तो ये क्या है कि आपका जो मान लो कोई भी एग्जाम है, यूपीएससी का हो गया, एचएसएससी का हो गया, तो उसमें सब में ही इनसे बाहर क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आएगा। तो पढ़ते हैं, चलिए। जो पहला पार्ट है उसमें दिया गया है यूनियन एंड टेरिटरी, यानी यूनियन यानी भारत, और इसकी टेरिटरी क्या क्या है, कहाँ तक इसकी बाउंड्री है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो पार्ट है वो है सिटीजनशिप के बारे में। तो सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक दिया गया है। थर्ड जो पार्ट है उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। इसमें जो आर्टिकल 12 से 35 हैं उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कवर किया गया है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक कवर किए गए हैं। आर्टिकल 4A है, 4 के बाद 4A जोड़ा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो ये जोड़ा गया था जो इमरजेंसी हुई थी, इमरजेंसी लागू हुई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, तो उस टाइम पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। तो इसमें एक ही आर्टिकल है पार्ट में, तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 51A। नेक्स्ट पार्ट है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। इसमें काफ़ी कुछ चैप्टर दिए गए हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट में जो है वो 52 से लेकर के 151 तक तकरीबन जो आर्टिकल हैं वो आते हैं। तो इसमें जो चैप्टर 1 है जो यूनियन गवर्नमेंट का, उसमें था एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है, जो कार्यपालिका है, इसका 52 से 78 तक है। जो पार्लियामेंट है उसका दिया गया है चैप्टर 2 में 79 से लेकर 122 आर्टिकल तक। और जो पार्ट 3 है उसका लेजिस्लेटिव पावर दी गई है प्रेसिडेंट की 1 to 23 से लेकर के, तो इसमें सिर्फ जो 123 आर्टिकल है वही आता है। और चैप्टर 4 में यूनियन जो जुडिशरी है उसकी दी गई है 124 से लेकर के 147 तक। जो चैप्टर 5 है वह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी है जो इंडिया का, 148 से 151 आर्टिकल इसमें कवर किए गए हैं। नेक्स्ट है पार्ट 6। तो पार्ट 6 में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। पार्ट 5 है जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट, और पार्ट 6 है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या गया, एक आर्टिकल 152 से लेकर के 237 के बीच में स्टेट गवर्नमेंट को कवर किया गया है। इसमें जो चैप्टर 1 है जनरल है, उसमें जो बेसिक डेफिनेशन वगैरह बताई गई है आर्टिकल 52 में। जो सेकंड है एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है 153 से 167 आर्टिकल के बीच में। चैप्टर 3 द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है 168 से लेकर के 212 जो हमारा आर्टिकल है। और चैप्टर 4 में लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर 213 आर्टिकल नंबर में। हाई कोर्ट है चैप्टर 5 में 214 से लेकर के 232 आर्टिकल के बीच में। तो चैप्टर 6 है सबॉर्डिनेट कोर्ट 237 से लेकर के 236 से लेकर के 238 तक। और इसमें जो आर्टिकल 238 था उसमें था स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, तो जो कि बाद में डिलीट कर दिया गया था आर्टिकल। तो जो आर्टिकल जो इसमें पार्ट चैप्टर नंबर 6 आता था। तो इसमें नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर ये था 7। तो आर्टिकल ये जो पार्ट 7 था इसको डिलीट कर दिया गया था। तो इसमें जो पार्ट 6 था इसमें 6 ही पार्ट थे जो स्टेट गवर्नमेंट के, तो इसमें 237 तक था। तो 238 क्या था, जो पार्ट बी पहले क्या था कि आपको पता होगा कि जो मतलब जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट्स का, तो जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें देखा भी था कि जो उसमें रीऑर्गेनाइजेशन से पहले क्या था कि स्टेट्स को डिवाइड कर रखा था अलग अलग पार्ट में, कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, तो 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। तो उसमें जो पार्ट बी था उसको फर्स्ट शेड्यूल में क्या किया गया था, तो इसमें इसको लाया गया था पार्ट 7 में, तो उसको बाद में डिलीट कर दिया गया
क्योंकि बाद में क्या बना दिया था, अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को डिफाइन कर लिया गया था। तो जो पार्ट 8 है उसमें बताया गया यूनियन टेरिटरीज के बारे में, जो 239 से लेकर के 242 आर्टिकल है। और जो पार्ट 9 है उसमें दिया गया है पंचायत के बारे में, 243 से लेकर के 243 ओ के बाद ओ तक। तो इसमें ओ है, ये ABCD O। तो पार्टिकल जो आर्टिकल 9 A है उसमें म्यूनसिपलिटीज़ के बारे में है। ये 243 P से लेकर के 243 ZG आर्टिकल तक इसमें जो बताया गया है इसके बारे में। जो आर्टिकल 9 B है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में है, 243 ZH से लेकर के ZT तक की है। इसमें पार्ट 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ 244 से लेकर के 244A, यानी कि इसमें 2 आर्टिकल हैं। और जो 9th है जो पार्ट है उसमें रिलेशन दिया गया है यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में। तो इसमें 245 से लेकर के 263 तक के बीच के जो आर्टिकल हैं वो कवर किए जाते हैं। इसमें पहला चैप्टर है लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में, जो 245 से लेकर के 255 तक है। और चैप्टर सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, यानी कि 256 से लेकर के 263 के बीच में है। जो अगला पार्ट 12 है उसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स वगैरह के बारे में बताया गया है। 264 से लेकर के 301 आर्टिकल के बीच में इसमें जो कवर किए जाते हैं। तो इसमें 4 चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर फाइनेंस से रिलेटेड है, 264 से लेकर के 291 तक। चैप्टर सेकंड है बोरोइंग से रिलेटेड, यानी कि उधार कहाँ से क्या कुछ लेना है, 292 जो 293 आर्टिकल इसमें आते हैं। और पार्ट 3 क्या है, प्रॉपर्टी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट्स हो गया, लायबिलिटी हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, सूट्स हो गया। तो ये होता है 294 से लेकर के 300 आर्टिकल तक। और चैप्टर 4 में आता था राइट टू प्रॉपर्टी, 301 आता था। इसको बाद में क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। इस जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था उसको बाद में डिलीट कर दिया था। तो जो नेक्स्ट है जो पार्ट 13 है, पार्ट 13 में ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर क्या कुछ ट्रेड होगा, कैसे कॉमर्स होगा, तो उसके बारे में बताया गया है। तो 301 से लेकर के 307 आर्टिकल के बीच में इसमें डेफिनेशन वगैरह दी गई हैं। तो जो आर्टिकल 14 है उसमें सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बताया गया है। 308 से लेकर के 323 इसमें आर्टिकल्स कवर किए जाते हैं। तो पहला है सर्विसेज, उसमें आता है 308 से 314। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी कि UPSC हो गया, HPSC हो गया, PPSC हो गया, मतलब जो स्टेट्स के, और जो सेंट्रल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके बारे में दिया गया है। इसमें उसके मेंबर्स क्या होंगे, कौन कौन उसके प्रेसिडेंट होगा, तो वो क्या उसके बारे में, अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो 315 से लेकर के 323 आर्टिकल तक इसमें बताया गया है। जो आर्टिकल 14A है ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है, जो है 323A से लेकर के 323B। तो इसमें 2 आर्टिकल आते हैं। तो 15 जो पार्ट है उसमें इलेक्शन के बारे में बताया गया है, 324 से लेकर के 329A के बीच में। तो ये सारे जो पार्ट वगैरह हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है किसी एक बेस के ऊपर, तो उसमें आप सीधा सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं। मान लो कोई बता दिया इलेक्शन के बारे में, तो उसमें आपको अगर कोई आर्टिकल दे रखे 320, 318, 300, 200 के बारे में कुछ दे रखा है, या फिर 400 कुछ आर्टिकल दे रखे हैं, तो अब उससे पता चल सकता है यहाँ से कि आपको मान लो 324 से 329 के बीच में अगर कोई दे रखा है तो वो सीधा सीधा इलेक्शन से रिलेटेड है, तो आप उसको टिक लगा सकते हैं। अगर और कोई ऑप्शन दूसरे अगर पार्ट से दे रखा है तो इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो ये काफ़ी मतलब याद करना आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो ये सारी जो आज की जो पॉलिटी में जो भी हम पढ़ाने वाले हैं ये सब लक्ष्मीकांत से लिए गए हैं। और इसका एक एक वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस एक एक वर्ड से क्या है पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आर्टिकल जो 16 है, पार्ट 16 है, वो स्पेशल प्रोविजन दिया गया है रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। तो उसमें 330 से लेकर के 342 के जो आर्टिकल हैं वो कवर किए जाते हैं। जो आर्टिकल जो 17 है, आर्टिकल 17 में जो पार्ट 17 है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, 343 से 351। तो इसमें चैप्टर 1 है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, तो यूनियन की क्या लैंग्वेज होगी, इसमें 343 और 344 जो आर्टिकल उसमें दिया गया है। रीजनल लैंग्वेजेस क्या क्या होंगी उसमें 345 से लेकर के 347 के बीच में कवर किया गया है। और जो चैप्टर 3 है उसमें लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की क्या लैंग्वेज होगी, हाई कोर्ट की, और जो और सबऑर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, तो उनकी क्या कुछ पावर होंगी। तो इसमें 348 और 349 आर्टिकल में इन सब के बारे में बताया गया है। तो चैप्टर 4 में क्या स्पेशल डायरेक्टिव्स, और स्पेशल मतलब कई जगह पे कहीं और अलग अगर मान लो कोई लैंग्वेज यूज करनी है तो उसके बारे में कहाँ डेफिनेशन मिलेगी हमें, 350 और 351 आर्टिकल में मिलेगी। तो जो चैप्टर नेक्स्ट है जो पार्ट है 18th पार्ट है उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं। तो इसमें 352 से लेकर के 360 तक आर्टिकल जो कवर किए जाते हैं। जो नेशनल इमरजेंसी होगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, या फिर जो स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल है उसके बारे में इसमें बताया गया है सभी के बारे में।
जो 19th पार्ट है उसमें है मिसलेनियस के बारे में भी, इसमें जो इन सब में से कुछ अगर मान लो कोई टॉपिक बच जाता है तो मिसलेनियस में कवर किया जाएगा। उसमें 361 से लेकर के 367 के बीच में आर्टिकल उसमें डिफाइन किए गए हैं कि भी ये टॉपिक है जो मिसलेनियस में कवर किए जाएंगे। जो 20th आर्टिकल है उसमें पार्ट है, उसमें बताया गया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 368 है उसमें बताया गया कि भी आर्टिकल जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कैसे कर सकते हैं और क्या क्या आपको मेजोरिटी वगैरह क्या क्या नीड होंगे, आपको क्या क्या जरूरत पड़ सकती है आपको। और जो 21st है जो पार्ट है उसमें दिया गया है टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। 369 से लेकर के 392 आर्टिकल्स में कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल जो पार्ट है 22 पार्ट है शोर टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टैक्स इन द हिंदी एंड रिपील्स। तो इसमें हिंदी वगैरह के बारे में बताया गया है। 393 से लेकर के 395 जो आर्टिकल्स हैं इसमें कवर किए जाते हैं। तो इसमें नेक्स्ट बता रहा है कि हाउ पार्ट्स चेंज फ्रॉम 22 इन 1949 टू 25 नाउ। तो पहले क्या था कि जो पार्ट्स थे पहले 22 थे 1949 में, अभी वो 25 हो चुके हैं। तो उसमें क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो उसमें कैसे कुछ चेंज किए गए हैं उसके बारे में हम बताते हैं। तो इसमें डिलीट क्या किया गया है और ऐड क्या गया है वो बताते हैं। जो पार्ट 7 है डीलिंग विद पार्ट बी स्टेट्स उसको डिलीट किया गया 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। तो ये पार्ट है, एक पार्ट हमने डिलीट किया था। और जो पार्ट जोड़े हैं वो क्या क्या थे, पार्ट 4A और पार्ट जो 14th A है वो ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और जो पार्ट 9th A है वो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया था। और पार्ट 9th A था 74th अमेंडमेंट एक्ट में, और पार्ट 9th B था वो ऐड किया था 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। तो अभी शेड्यूल्स के बारे में जान लेते हैं। उसमें क्या है, कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं। तो देख लेते हैं ये शेड्यूल, इनके बारे में शेड्यूल्स के बारे में हमने ये इसमें सारे डिटेल में देख लेंगे। तो इसमें 12 शेड्यूल दिए गए हैं, एक एक के बारे में जान लेते हैं। उसमें क्या क्या कुछ डिफाइन किया गया है डिटेल में, हम बाद में इसको पूरे जब आर्टिकल को सबको कवर करेंगे तो तब हम इसको शेड्यूल्स को एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया है कि 2 चीज़ें दी गई हैं फर्स्ट शेड्यूल में। एक तो दिया गया है नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कि भी जो स्टेट्स वगैरह हैं उनका क्या कुछ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उनके क्या कुछ नाम रखे जाएंगे। तो उसमें अगर कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो वो इसी आर्टिकल जो फर्स्ट शेड्यूल है उसी के तहत क्या होगा, चेंजेस वगैरह होगा। जैसे पीछे उड़ीसा का नाम क्या कर दिया था, उड़ीसा कर दिया गया था। तो ये सब चेंजेस कहाँ होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल के अंडर होते हैं। तो इसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 कवर किए जाते हैं। और 2 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। पहला है नेम ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज, जो टेरिटरीज हैं उनकी टेरिटरी स्टेट्स वगैरह की जो राज्य हैं। और दूसरा है जो नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। तो पहला क्या हो गया स्टेट, दूसरा हो गया यूनियन टेरिटरी के बारे में। जो सेकंड शेड्यूल है उसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं रिलेटिंग टू एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेंसेस एंड सो ऑन। तो जो मतलब प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गए, तीसरा क्या है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा हो गया, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो गए, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज होगी स्टेट्स की, या फिर जो चेयरमैन है डिप्टी चेयरमैन है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ भी काउंसिल हैं उनके जो चेयरमैन है डिप्टी चेयरमैन है, जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG हैं। तो उन सब के जो अलाउंसेस हैं, एमोल्यूमेंट्स हैं, या जो भी उनके भत्ते हैं, जो भी उनके खर्चे हैं, प्रिविलेजेस हैं, उन सब के बारे में कहाँ दिया गया है, सेकंड शेड्यूल में दिया गया है। और इसमें आर्टिकल जो कवर किए गए हैं वो कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। तो आर्टिकल 59 है, 65 है, 75 है, 97 है, 125 है, 148 है, 158 है, 164 है, 186 है और 221 है। तो ये सभी आर्टिकल कहाँ आते हैं, जो सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है थर्ड शेड्यूल में दिए गए हैं फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और एफर्मेशंस फॉर यूनियन मिनिस्टर्स कैंडिडेट फॉर इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनकी 4 फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, यानी कि जो शपथ वगैरह उनको लेनी है तो क्या क्या उसमें शपथ में उनको बोलना है, तो उसके बारे में कहाँ दिया गया है, जो पार्ट नंबर शेड्यूल नंबर जो 3rd है उसमें दिया गया है। तो किस किस की जो शपथ वगैरह के बारे में दिया गया है, पहला यूनियन मिनिस्टर जो होंगे जो केंद्र के मंत्री होंगे, सेकंड है कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ेगा पार्लियामेंट के लिए, थर्ड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मेंबर बन जाएगा, फोर्थ है जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो CAG है इंडिया का, स्टेट मिनिस्टर्स हैं जो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव, जो स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर हैं, जो स्टेट हाई कोर्ट के क्या हैं जजेस हैं। तो उन सब के बारे में क्या है, उनकी जो ओथ हैं एफर्मेशंस हैं उनके बारे में कहाँ दिया गया है, जो 3rd शेड्यूल है उसमें दिया गया है। तो इसमें क्या कुछ आर्टिकल कवर किए गए हैं, इसमें तो 3rd शेड्यूल है उसमें जो 75 है, 84 है, 99 है, 124 है, 146 है, 173 है, 188 है और जो 219 है वो आर्टिकल्स इसमें 3rd शेड्यूल में कवर किए गए हैं।
नेक्स्ट है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। तो कौन से स्टेट में कितनी सीटें होंगी राज्यसभा की और कौन से यूनियन टेरिटरी में कितनी सीटें होंगी, तो इस सब के बारे में जो सीट एलोकेशन है वो दी गई है फोर्थ शेड्यूल में, आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 18 है। तो 4 आर्टिकल में जो स्टेट्स के बारे में और जो 18th आर्टिकल है यूनियन टेरिटरीज में क्या कुछ सीट एलोकेशन होगा उसके बारे में दिया गया है। फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया है प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। तो जो शेड्यूल एरियाज़ हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं पूरे देश में, तो उनके बारे में क्या कुछ वहाँ पे कैसे कंट्रोल होगा, वैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा वहाँ पे, तो उसके बारे में जो प्रोविजंस दिए गए वो फिफ्थ शेड्यूल में दिए गए हैं। और इसमें एक ही आर्टिकल कवर होता है, वो आर्टिकल होता है 244। जो नेक्स्ट है जो सिक्स शेड्यूल है उसमें दिया गया है जो पर्टिकुलर जो ट्राइबल एरियाज है पर्टिकुलर स्टेट्स के, यानी कि इसमें पहले तो क्या आएगा जो फोर्थ है उसमें तो सभी स्टेट्स के आगे फिफ्थ शेड्यूल है, और जो सिक्स शेड्यूल है उसमें पूरे कंट्री जैसे पूरे कंट्री के नहीं मिला करके जो अलग से बना दिया गया इनके शेड्यूल। तो असम के, मेघालय के, त्रिपुरा के, मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कैसे होगा, तो उसके बारे में दिया गया है सिक्स शेड्यूल में, आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 275 में। नेक्स्ट है सेवन्थ शेड्यूल। सेवन्थ शेड्यूल में दिया गया डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ, तो इसमें क्या है कि जो 3 लिस्ट दी गई हैं, जो स्टेट लिस्ट होगी, यूनियन लिस्ट होगी और जो कंकरेंट लिस्ट होगी। तो इसमें क्या 3 लिस्ट दी गई हैं। लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट, लिस्ट सेकंड है स्टेट लिस्ट और लिस्ट थर्ड क्या है कंकरेंट लिस्ट। तो उसमें क्या है कि जो कंकरेंट लिस्ट में क्या है जो तीसरी लिस्ट होगी उसमें कॉमन आते हैं दोनों में टॉपिक, जो दोनों जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है दोनों बना सकते हैं उसमें, स्टेट और यूनियन है वो दोनों उसमें क्या बना सकते हैं अपने अपने जो रूल्स वगैरह रेगुलेशन है उसमें बना सकते हैं। तो जो यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 1 है उसमें 100 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली इसमें 97 थे। स्टेट लिस्ट है उसमें 61 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनल इसमें 66 थे, एंड द कंकरेंट लिस्ट है उसमें 52 हैं सब्जेक्ट, पहले के इसमें थे इसमें 47 इसमें क्या थे जो सब्जेक्ट मतलब टॉपिक हो गए कौन से टॉपिक पे कौन सी सरकार या स्टेट सरकार या फिर जो यूनियन सरकार है वो कौन से टॉपिक पे बना सकती है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसमें 246 आर्टिकल कवर किया जाता है। नेक्स्ट है 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में क्या दिया गया था, लैंग्वेजेस, जो आज लैंग्वेज देखते हैं हम 22 लैंग्वेज हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, तो उसमें उसके बारे में इसके में बताया गया आर्टिकल 344 और 351 में। तो जो रिकॉग्नाइज की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो ओरिजिनली 1949 में, उसमें ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में 22 लैंग्वेज हैं। तो कौन सी 22 लैंग्वेज इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो असम है, बंगाली है, बोडो, डोगरी जिसको डोंगरी भी कहते हैं, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली भी कहते हैं इसको, और मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये 22 भाषाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती हैं। और जो सिंधी है, सिंधी अडॉप्ट की गई थी 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में। कोंकणी और मणिपुरी, नेपाली ये तीनों अडॉप्ट की गई थी 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। जो बोडो, डोंगली, मैथिली और संथली है ये ऐड की गई थी 97th जो अमेंडमेंट एक्ट 2003 है। तो इनके अलावा जो भी हैं वो सभी क्या कर दी गई थी 1949 में ही अडॉप्ट कर ली गई थी, और इसमें जो 344 और 351 आर्टिकल हैं वो कवर किए गए हैं। नेक्स्ट है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में क्या है, एक्ट्स एंड रेगुलेशन है, ओरिजिनली 13 थे लेकिन अभी क्या है 282 एक्ट है। तो ये क्या है कि इसमें काफ़ी सारी जो इंक्रीज हुआ है, तो उसमें काफ़ी सारा इंक्रीज हुआ है। तो ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म्स है, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम है, ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद द अदर मैटर्स है। तो जो मतलब मेनली जो लैंड वगैरह से रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह से रिलेटेड, तो उनके बारे में इसमें दिया गया है 9th शेड्यूल में। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो सबसे पहली अमेंडमेंट कब हुई थी 1951 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसी अमेंडमेंट में क्या किया था, ये शेड्यूल ऐड किया गया था, और इसमें बता दिया गया कि जो एक्ट एंड रेगुलेशन है जमींदारी सिस्टम को जो एबोलिश करना है, ख़त्म करना है, और भी लैंड रिफॉर्म्स के बारे में इसमें बताया गया है। तो टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडिंग इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के ऊपर मान लो कोई फंडामेंटल राइट किसी का छीन जाता है जमींदारी सिस्टम की वजह से या किसी और लैंड रिफॉर्म की वजह से, तो उसके बाद उसके वो प्रोटेक्ट करना लॉज के द्वारा, तो ये सब इसमें दिया गया है। हाउएवर इन 2007 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द लॉज इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24, 1973 आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। इसका क्या मतलब है कि भी
पहले क्या होता था कि जो 1973 अप्रैल 1974 मतलब जो 2007 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उससे पहले जो भी इससे लॉज वगैरह थे इसके रिलेटेड 9 शेड्यूल में बनाए जाते थे, तो वो जुडिशियल रिव्यू यानी कि उस पर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो उस पर कोई भी रिव्यू नहीं कर सकती थी उसमें भी ये ठीक है या नहीं है, गलत है। तो अभी क्या कर दिया गया था कि जो 2007 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसमें उन्होंने कह दिया कि जो 24 अप्रैल 1973 के बाद के जितने भी लॉज कानून बनाए गए हैं इस शेड्यूल के अंदर, वो सभी जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। उनके ऊपर आप कोई भी अगर मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट में इसके ऊपर दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो आर्टिकल 31 भी इसमें कवर किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल जो शेड्यूल 10 है, उसमें बताया गया है जो प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। कि भी मान लो अभी क्या होता है कि आप देखते हैं कि काफ़ी पार्टीज़ में क्या होता है कि भी कोई भी एमएलए वगैरह एमपी है, वो एक अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी की जो पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो ये क्या कहते हैं, इसको ये कहते हैं कि मतलब इलेक्शन से पहले मेनली ये करते हैं, ये आपस में पार्टियाँ इनको दल बदलू भी कहते हैं। तो जो दल बदलू हैं उनका जो एक तरह से क्या करना है, डिस्क्वालीफाई करना कि भी ये एंड टाइम पे जो मतलब इनको ये पता चलेगा कि भी इनकी सरकार गिरने वाली है, तो ये दूसरी जो पार्टी है उसमें चले जाते हैं अपोजिशन में, तो इसको दल बदलू कहते हैं। तो इसके ऊपर क्या कुछ कानून बनाया जा सकता है इसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, उसके बारे में 10th शेड्यूल में दिया गया है। तो ये शेड्यूल जो 52nd अमेंडमेंट है 1985 की, उसमें ऐड किया गया था और इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। तो इसमें जो आर्टिकल है 102 और 191 जो आर्टिकल कवर किए जाते हैं। तो 11th शेड्यूल में जो स्पेसिफाइज द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, तो इसमें जो पंचायत राज है उसके बारे में ऐड किया गया था। तो इट वाज इसके 29 मैटर हैं इसमें टोटल, और जो शेड्यूल है ये ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। इसमें 243 जो जी है वो आर्टिकल कवर किया जाता है। और 12th शेड्यूल में क्या किया जाता है, स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। तो इनमें दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, बस जो 11th है वो पंचायत के लिए है, जो 12th है वो म्यूनिसिपैलिटी के लिए है। और इनमें क्या है, जो पंचायत में 29 मैटर है 73rd अमेंडमेंट एक्ट में इसको जोड़ा गया था 1992 में ही, और इसके साथ ही जोड़ दिया गया था उसी जो बस अमेंडमेंट का नाम अलग कर दिया गया था, क्योंकि इसका रूल वगैरह पावर्स वगैरह अलग अलग हैं। तो नेक्स्ट है 18th मैटर है, इसमें जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं ये जो अर्बन एरियाज़ के लिए है और पंचायत के हैं रूरल एरियाज़ के हैं। तो ये इसको 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जोड़ा गया था। इसमें आर्टिकल जो 243W है वो इसमें क्या किया जाता है, जोड़ा मतलब कवर करता है इसको। तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, कल हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारा जो पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी पॉलिटी की नॉलेज है उसको इंक्रीज कर सके, और अपने जो एग्ज़ाम्स का क्लियर करने का सपना है, हमारी अपनी जो सरकारी नौकरी की जो सपना है हरियाणा में या फिर पूरे इंडिया में कहीं भी HSSC की, SPSC की, SSC बैंकिंग या फिर UPSC तक की आप अगर आपको कोई सपना है UPSC क्लियर करने का, तो उसके लिए भी काफ़ी सहायता हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको समय समय पर जो वीडियो लेक्चर हैं डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। 6 बजे डेली आपका पॉलिटिकल लेक्चर लिया जाता है, और सुबह जो डेली 10 AM पे हम करंट अफेयर का लेक्चर भी हम लेते हैं। तो आगे हम आने वाले समय में क्या है, और भी टीचर्स फैकल्टी हम जोड़ रहे हैं, ताकि बच्चों को एक ही जो प्लेटफॉर्म है उसी पे सभी सब्जेक्ट्स का जो नॉलेज है वो आपको मिल सके और एग्ज़ाम को क्लियर करने का सपना का आपका साकार हो सके। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।